हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। और आज मैं आपको तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण चैप्टर 5 क्लास 10 पढ़ाऊंगी। तत्वों के वर्गीकरण को जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को, भिन्न भिन्न प्राणियों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपका कोई किराना स्टोर है और किराना स्टोर पर आप जानते हैं सभी चीज़ मिलती है। दाल भी मिलते हैं, साबुन भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, बिस्किट्स भी मिलते हैं, नमकीन भी मिलती हैं। तो क्या वो सारे सामान को एक जगह रखता है या अलग अलग रखता है? तो आपका जवाब होगा कि मैम सभी सामान अलग अलग उसके खाने बने होते हैं, उसके जो बॉक्स बने हुए होते हैं उनमें लगे हुए होते हैं। किस लिए? ताकि हम उन सामानों को आसानी से निकाल सकें। जैसे नहाने का साबुन है, वो एक अलग अलमीरा सी बनी होगी, उसमें रखा होगा। कपड़े धोने का साबुन है, वो एक अलग अलमीरा सी बनी होगी, उसमें रखा होगा। तो इस तरीके से वो अपनी भिन्न भिन्न चीज़ों को भिन्न भिन्न जगह रखते हैं। इसी प्रकार नहाने के साबुन में भी फिर वो ये देखते हैं कि जो नहाने का साबुन है उसमें वो कौन कौन सी कंपनी के उसके पास अवेलेबल हैं। वो उस कंपनियों को अलग अलग तरीके से उन्हें उसमें खाने में लगाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि ताकि उन्हें वो सामान ढूंढने में आसानी रहे और जब कोई कस्टमर आए तो वो फटाफट उसे निकाल के दे। इसी तरह से वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया। जैसे जैसे उन्हें तत्वों के गुणधर्म पता चलते रहे वैसे वैसे वो तत्वों को वर्गीकृत करते रहे। इसमें हमारे कई वैज्ञानिकों ने सहयोग दिया, जिसमें हमारे सबसे पहले आए थे कौन? डोबेराइन। डोबेराइन का एक ट्रिक। डोबेराइन ने क्या कहा कि तीन तत्वों के, यानी यदि हमें जब कोई तीन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं और हम उनको आरोही क्रम में रखते हैं तो जो पहला और तीसरा तत्व है उनके और जो बीच वाला तत्व है वो उनके मध्यमान के बराबर उसका द्रव्यमान आता है। यानी जो उसका द्रव्यमान है वो इन दोनों के जोड़ के आधे के बराबर होता है, लगभग उसके औसत के बराबर होता है। तो उन्होंने हमें तीन तत्व दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का द्रव्यमान था 6.9, पोटेशियम का था 39.0 और जब उन्होंने इसे आवर्त सारणी में रखा, यानी जो उन्होंने अपना त्रिक बनाया था उसमें रखा, तो उन्होंने इसको 6.9 प्लस 39.0 अपॉन 2 इक्वल टू ये 9 पॉइंट यानी 45.9 अपॉन 2, ये हमारा 45 ये प्लस करके आया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर कितने बचे 1 और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। तो हमने इसको क्या करा, लगभग ये हमारा 23.0 के बराबर आया। तो उन्होंने ये कहा डोबेराइन ने कि भाई ये इस तरह की से उन्होंने लगभग 3 ग्रुप में ये बात सिद्ध कर दी, लेकिन जितने हमारे तत्व हमें ज्ञात थे उसके हिसाब से वो आगे अपनी बात का समर्थन नहीं कर पाए और इस तरह से उनका ये प्रयास विफल हो गया। इसके बाद वैज्ञानिक लगातार हमारे तत्वों की खोज करते रहे। फिर आया हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। डोबेराइन के ट्रिक के बाद न्यूलैंड ने अपना एक अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म अपने पहले वाले तत्व से मिलते हैं। न्यूलैंड ने यह देखा कि जो उनका पहला तत्व था और जो 8वां, उसके बाद जो 8वां तत्व आया उसके गुणधर्म पहले वाले के जैसे थे।
तो उन्होंने उसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, यानी जो हमारा संगीत है सा रे गा मा पा धा नी, उन्होंने उससे उसकी तुलना करी और उसके आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया। परंतु उनका जो नियम था वो हल्के तत्वों के लिए तो ठीक रहा, लेकिन जो भारी तत्व थे उस पर वो लागू नहीं हो पाया। यानी यहाँ पर जो हमें तत्व दिए हैं, हम केवल कैल्शियम तक ही वो अपनी बात को प्रूव कर पाए कि हर मतलब पहले तत्व का जो गुणधर्म है वो 8वें तत्व के समान होते हैं, लेकिन उससे आगे जब हमारे भारी तत्व आ गए तो वो उस बात को सिद्ध नहीं कर पाए। और जिस समय ये नियम दिया गया, यानी ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम जिस समय दिया गया था, उस समय हमारे पास केवल 56 यानी 56 जो तत्व थे वो हमें ज्ञात थे और हमारा ये नियम भी विफल हो गया। न्यूलैंड ने और उसके बाद जब ये हमारा नियम विफल हो गया, उसी के बाद ही जस्ट नोबल गैसों की खोज हुई और जिससे फिर इस नियम को हम किसी भी तरह से लागू नहीं कर पाए। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। फिर हमारे एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनके आधार पर जिन्होंने हमें तत्वों का सही तरीके से वर्गीकरण किया और तत्वों के विषय में बताया। उनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव आप जानते भी हैं कि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से ज्यादातर आवर्त सारणी को जानते हैं, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद सिर्फ एक ही सारणी आई और वो थी आधुनिक आवर्त सारणी। जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में और वैज्ञानिकों ने मेंडलीव आवर्त की सारणी में ही संशोधन किया था। बाकी आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो मेंडलीव की ही आवर्त सारणी है। मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया उस समय हमें मात्र 63 तत्वों का ही ज्ञान था और 63 तत्वों के ही ज्ञान में उन्होंने ये बताया कि परमाणु द्रव्यमान उनके, जब उन्होंने 63 तत्वों को लेकर अपना अध्ययन किया और उसमें उनके परमाणु द्रव्यमान तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अपना उन यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे ज्यादा वो तत्व लिए जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ सक्रिय होते थे, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया या क्रिया करते थे। उन्होंने उन तत्वों पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने मूल आधार जो माना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को माना, क्योंकि ये तत्व ऐसे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो और तत्वों के साथ, अधिकांश तत्वों के साथ ही क्रिया कर लिया करते थे और यौगिक बनाते थे। तत्वों में हाइड्राइड और ऑक्साइड को ही मूलभूत गुण माना गया उनके वर्गीकरण के लिए। सबसे पहले मेंडलीव ने क्या करा कि मेंडलीव ने 63 कार्ड लिए और उन्होंने प्रत्येक कार्ड लेकर प्रत्येक कार्ड पर उस तत्व का नाम लिखा और उसके गुणधर्म लिखे और इस तरीके से उन्होंने फिर उनको दीवार पर टांग दिया। दीवार पर टांगने के बाद जब उन्होंने सब को उनके गुणधर्मों के आधार पर लगा दिया तो उन्हें ये पता चला कि ज्यादातर तत्वों को उनकी आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था, सिर्फ कुछ तत्व थे जो रह गए थे। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को स्थान दे दिया। आवर्त सारणी को आप इस तरह से अपनी बुक में देख सकते हैं। ये जो बुक में दी हुई है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को स्थान मिलने के बाद और ज्यादातर वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि वो एक सफल आवर्त सारणी थी और सब लोगों ने उस मेंडलीव की आवर्त सारणी को ही तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना। इस प्रकार अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में जब स्थान मिल गया और परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को उस आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया गया तो ये देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक
समान भौतिक और रासायनिक गुण धर्म वाले जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः फिर आते हैं, यानी वो दोबारा रिपीट होते हैं गुणधर्म। तो फिर मेंडलीव ने अपनी जब सारणी बनाई तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। जैसे मैंने आपको ये अभी दिखाई थी, एक बार आप फिर से देखिए। ये आवर्त सारणी हमारी, इसमें जो ये क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको आवर्त कहा गया और जो ये ऊर्ध्व स्तंभ यानी खड़ी लाइनें हैं इनको समूह कहा गया। तो इस आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी और कुछ मेंडलीव की उपलब्धियां थी। पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां को हम गिनेंगे कि उसकी क्या उपलब्धियां थी। तो आवर्त सारणी में को व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को गुणधर्म के आधार पर कभी कभी जैसे भारी तत्व थे उनको हल्के तत्वों से पहले रखना पड़ा। उदाहरण के लिए जैसे कोबाल्ट का 58.9 था और निकिल 58.7, तो कोबाल्ट का वेट उससे निकिल से ज्यादा होने के बावजूद भी इसको पहले रखा गया ताकि ये अन्य तत्वों के जो गुणधर्म थे वो इसके समान थे। तो इसी तरह से आवर्त सारणी में और भी बहुत से दोष हैं जो मतलब आप देखेंगे उसमें ऐसे हैं जो तत्व भारी तत्व हल्के तत्वों से पहले रखे गए हैं वो आप आवर्त सारणी में ढूंढकर निकाल के और मुझे बताइए। इसके अलावा मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े। खाली स्थान छोड़ने का जो उसका मेन पर्पस था कि उसे ये था कि आगे जब अन्य तत्वों का ज्ञान होगा तो वो तत्व गुणधर्म के आधार पर इन रिक्त स्थानों में रखे जा सकेंगे। इस तरह से मेंडलीव की इस सारणी को असाधारण सफलता मिली और सभी वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार कर लिया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बावजूद भी उसमें कुछ कमियां रह गई। तो उसकी जो सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी थी हाइड्रोजन के स्थान का निश्चित ना होना। इसमें क्या था कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो क्षारीय धातुओं से मिलता था। हाइड्रोजन क्षार धातुओं की तरह ही हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ क्रिया करता था। उदाहरण के लिए जैसे HCl, NaCl ये हमारी क्षार है और ये हाइड्रोजन के साथ। दूसरा H2O, Na2O, H2S, Na2S। तो सबसे ज्यादा क्या था? ये हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर इनके साथ क्षारीय धातुओं की तरह क्रिया करता था। दूसरी ओर हाइड्रोजन हैलोजन की भांति कार्य करता था क्योंकि जैसे हैलोजन सिंगल अवस्था में नहीं रह सकती यानी Cl तो Cl2 लिखते हैं हम, इस तरह से हाइड्रोजन को भी हम H2 यानी हाइड्रोजन भी द्वितीय परमाणुक अवस्था में ही रहता था। तो ये हैलोजन की भांति भी कार्य करता था और क्षारीय धातुओं के साथ भी इसकी समानता थी। तीसरी बात यह कि धातु और अधातुओं के साथ यह सहसंयोजक बंध बनाता था। तो अब इस तरीके से जब ये अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग क्रिया, धातुओं के साथ भी क्रिया कर रहा था, अधातुओं के साथ भी क्रिया कर रहा था, तो हाइड्रोजन को मेंडलीव एक सही निश्चित स्थान नहीं दे पाए। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष था। दूसरा, मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण होने के पर्याप्त मेंडलीव ने जब तत्वों का वर्गीकरण कर दिया उसके बाद उनके समस्थानिकों का पता चला। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में उनको स्थान देना मुश्किल हो गया क्योंकि जो समस्थानिक थे वो बाद में आए थे और मेंडलीव ने उन समस्थानिकों के विषय में कुछ
विचार नहीं किया था। तो आवर्त सारणी में उन समस्थानिकों को स्थान देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरा जो दोष था उनकी सारणी का, वो था एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ पाता था। यानी एक तत्व से दूसरे तत्व को आगे बढ़ने पर कभी कभी परमाणु द्रव्यमान आगे नहीं बढ़ पाता था। इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि इन तत्वों के बीच और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये मुख्य रूप से 3 दोष थे और इन दोषों को दूर करना बहुत आवश्यक था। और इसके लिए फिर हमारी एक नई आवर्त सारणी आई, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके विषय में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। इसमें मैंने आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण और दोष दोनों बताए हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।